हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आज से हम यूनिट 10 है, इसको कंप्लीट करेंगे। और ये हमारी आज की क्लास फर्स्ट है। अभी इससे पहले हमने जनजातियों से संबंधित कोई भी क्लास नहीं की है। तो इसमें सबसे पहले हम यूनिट 10 का जो सिलेबस है उसको देखेंगे, और इसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यूनिट 10 का सिलेबस। तो देखिए, ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य ये दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो सिलेबस है आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतू जनजातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य। इस प्रकार से ये हमारा जो सिलेबस है ये दिया गया है। मध्य प्रदेश की जनजातियों में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय एवं प्रकाशन, और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो हम इनको एक एक टॉपिक करके देखेंगे और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करेंगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों को देखने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर जनजातियां होती क्या हैं। तो यदि हम जनजातियों की बात करें तो जनजाति किसी एक निश्चित भूभाग पर रहने वाला या निवास करने वाला ऐसा वर्ग या समुदाय होता है जिसका स्वयं का अपना भिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक जीवन हो। अर्थात ऐसा समुदाय जिसका अपना अलग से जो पूरा समाज है उससे हट के सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, उनकी आर्थिक क्रियाएं इन अन्य समाज से अलग हों, उनका धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन अलग हो, उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, अन्य जो पूरा समाज है, जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है उससे उनका राजनीतिक जीवन अलग हो। तो ऐसे समुदाय को जनजाति कहा जाता है। और ये जो समुदाय है शिक्षा के अभाव के कारण विकास से दूर है। तो ऐसे समुदाय को जनजाति कहा जाता है। तो जनजाति क्षेत्र घोषित करने के लिए विशेषताएं। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको जनजाति क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? तो जनजाति क्षेत्र घोषित करने के लिए जो विशेषताएं हैं वो क्या-क्या होनी चाहिए कि आखिर उस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। तो देखिए, इसके लिए एक आयोग गठित किया गया। इसके लिए इसके लिए एक आयोग गठित किया गया। उस आयोग को कहा गया घेवर आयोग या ढेवर। कभी कभी ढेवर आयोग बताया जाता है और कभी कभी घेवर आयोग। तो ढेवर या फिर घेवर आयोग गठित किया गया और इसके द्वारा ये 4 विशेषताएं बतलाई गई, जो यदि इन 4 विशेषताओं को कोई समुदाय पूरा करता है, ये विशेषताएं किसी समुदाय में पाई जाती हैं, तो उसे जनजाति घोषित किया जा सकता है। ये विशेषताएं कौन-कौन सी हैं कि यह वर्ग एक निश्चित भूभाग पर निवास करता हो, इस वर्ग की एक अलग संस्कृति हो, यह वर्ग अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए प्रकृति पर निर्भर हो, और यह वर्ग शैक्षणिक, तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अन्य वर्गों से पिछड़ा हुआ हो। तो यदि कोई समुदाय में ये 4 विशेषताएं पाई जाती हैं तो ढेबर आयोग के अनुसार तो उस क्षेत्र को जनजाति घोषित कर दिया जाएगा। जनजाति से संबंधित अनुच्छेद 342। वैसे संवैधानिक प्रावधान हमारे सिलेबस में अलग से दिए गए हैं, तो उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम केवल अनुच्छेद 342 की बात कर रहे हैं कि इस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल अथवा
केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों की सलाह पर किसी भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो हमें ये बात याद रखना है कि जनजाति क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई क्षेत्र है जो वो जनजाति क्षेत्र घोषित होगा। तो राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है, लेकिन वह क्षेत्र जिस राज्य में आता है उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर, और यदि केंद्र शासित प्रदेश है तो उस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की सलाह पर। और ये बात कहाँ बताई गई है? अनुच्छेद 342 में। चलिए, अब जनजाति से संबंधित हम कुछ शब्द हैं जो उन पर चर्चा करेंगे। तो अनुसूचित जनजाति शब्द, देखिए, जो अनुसूचित जनजाति शब्द है इसका पहली बार प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। और इस अधिनियम में उस समय जब ये अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1935, तो इस अधिनियम द्वारा उस समय 11 प्रांतों को, 11 यहाँ पर प्रति लिखा हुआ है, 11 प्रांतों को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसमें मध्य भारत प्रांत भी शामिल था। तो हमें ये फैक्ट याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार किया गया था, और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 11 प्रांतों को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया था, और जिसमें मध्य प्रांत भी शामिल था। और अनुसूचित जनजाति शब्द है जो, ये शब्द प्रसिद्ध समाजशास्त्री के.एस. हट्टन के द्वारा दिया गया। चलिए, अब हम देखेंगे अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं जो, और इन शब्दों को अलग अलग लोगों ने प्रयोग किया, तो हम उन शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक शब्द आता है दलित, कि दलित शब्द किसने दिया? तो यदि हम दलित शब्द की बात करें तो दलित शब्द सर्वप्रथम इसका प्रयोग साइमन कमीशन में किया गया था। कहाँ किया गया था? साइमन कमीशन में। अर्थात दलित शब्द का प्रयोग है जो, वह ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो दलित शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना है कि दलित शब्द का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन में किया गया था। दूसरा शब्द आता है हरिजन। तो हरिजन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है महात्मा गांधी द्वारा अपनी पत्रिकाओं में किया गया। देखिए, जो हरिजन है वैसे तो जनजाति के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, ये अनुसूचित जाति के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी हम हरिजन शब्द के विषय में जान लें। तो हरिजन जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा अपनी पत्रिकाओं में किया गया था, और हम महात्मा गांधी की जो कुछ पत्रिकाएं हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने, देखिए, हरिजन, हरिजन सेवक और हरिजन बंधु, ये जो पत्रिकाएं हैं ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पत्रिकाएं हैं। तो हरिजन जो पत्रिका है ये, इसकी भाषा इंग्लिश है, अर्थात हरिजन पत्रिका है जो, वो अंग्रेजी में लिखी गई पत्रिका है। कौन सी भाषा में लिखी गई पत्रिका है? अंग्रेजी में। और जो हरिजन सेवक है ये हिंदी भाषा में लिखी हुई पत्रिका है। किसकी? महात्मा गांधी की। और हरिजन बंधु ये गुजराती भाषा में लिखी हुई पत्रिका है। तो हरिजन शब्द से संबंधित ये जो इतने तथ्य हैं, इतने फैक्ट हैं, हमें ये याद रखना है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे आदिवासी शब्द। तो जो आदिवासी शब्द है यह शब्द है जो ठक्कर बापा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ठक्कर बापा, A.B. ठक्कर। इनके यदि नाम की बात करें तो इनका नाम है A.B. ठक्कर, A.B. ठक्कर। तो जिन्हें की सभी लोग ठक्कर बापा के नाम से जानते हैं। तो जो आदिवासी शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? ठक्कर बापा के द्वारा। और ठक्कर बापा को, अर्थात A.B. ठक्कर को आदिवासी कार्यक्रम का प्रणेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासी कार्यक्रम का प्रणेता। और A.B. ठक्कर हैं जो, ठक्कर बापा, इनके साथ ही
काका कालेकर का नाम भी आता है। इन्होंने भी आदिवासी शब्द जो है ये दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ठक्कर बापा हैं कि इनके द्वारा आदिवासी शब्द दिया गया। इसके बाद आता है पिछड़े हिंदू। तो जो पिछड़े हिंदू शब्द है ये अनुसूचित जनजाति के लोगों को पिछड़े हिंदू जी.एस. घुरिया के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? जी.एस. घुरिया के द्वारा पिछड़े हिंदू कहा गया। और विलीन मानवता, एक शब्द आता है विलीन मानवता या विलीन मानव। तो जो विलीन मानव है, विलीन, यहाँ पर आप विलीन कर लीजिएगा, विलीन मानव या विलीन मानवता, ये जो शब्द है डॉक्टर दास के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था विलीन मानव शब्द? डॉक्टर दास के द्वारा। और वनवासी एवं गिरिजन शब्द है जो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से जो इस अनुसूचित शब्द से जुड़े हुए कुछ ये शब्द हैं, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए, उनको याद रखना है। अब जो मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है 7,26,26,809। मैंने फैक्ट ऐसे ही याद किया है, आपने जिस प्रकार से याद किया हो आप इसे उस प्रकार से पढ़ सकते हैं, मुझे ये ऐसे ही याद रहता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है 7,26,26,809। ये जो कुल जनसंख्या में से 1,53,16,784 जो व्यक्ति हैं ये जनजाति जनसंख्या के हैं। और यदि हम प्रतिशत में बात करें तो इतने जो जनजातीय व्यक्ति हैं उनका प्रतिशत कुल जनसंख्या में है 21.1%। वैसे ये 21.09% है। 21, यदि हम ये इस प्रतिशत की बात करें तो ये है 21.09%, जिसे हम 21.1% मान सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातीय प्रतिशत की बात करें तो वह है 21.1%। तो इस प्रकार से ये जनजाति जनसंख्या है और 21.9% है कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश की। तो ये प्रतिशत हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजाति का प्रतिशत कितना है? 21.1%। और इस आधार पर यदि हम भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है। अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा निवास करती है। तो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। चलिए, परंतु यदि जनजातीय घनत्व की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश का स्थान आता है 13वां। कौन सा स्थान आता है? 13वां। और घनत्व में प्रथम स्थान पर है मिजोरम राज्य। कौन सा स्थान है? मिजोरम राज्य। देखिए, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि फर्स्ट नंबर पर यहाँ मध्य प्रदेश है, फिर 13वें नंबर पर कैसे हो गया ये। तो इसमें हमें याद रखना है कि देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक राज्य ये है ए नाम का राज्य, और एक राज्य है ये बी नाम का राज्य। अब हमने कहा कि ये ए नाम का जो राज्य है यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, कितने लोग हैं? 100। और बी नाम के राज्य में जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर हैं लोग 200। कितने लोग हैं? 200। ये हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि ए राज्य में जो जनजाति जनसंख्या के लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पर 100 में से 80 लोग हैं जो ये जनजाति जनसंख्या एसटी वर्ग के हैं, परंतु बी राज्य में 200 में से मान लीजिए कि जो 100 लोग हैं ये एसटी के लोग हैं। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि ए राज्य में 80
80 लोग हैं जो एसटी के लोग हैं, और बी में कितने 100 लोग एसटी के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं। तो यदि पूछा जाए कि जनजाति जनसंख्या किस राज्य में सर्वाधिक है, तो जनजाति जनसंख्या बी राज्य में अधिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 100 व्यक्ति हैं और यहाँ 80 व्यक्ति हैं। लेकिन यदि प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर तो ये 50% हो जाएगा, परंतु यहाँ 80% हो जाएगा। तो भले ही यहाँ व्यक्ति कम है जनजाति जनसंख्या के, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में, क्योंकि 100 में से 80 लोग जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से हमें ये घनत्व जनजाति जनसंख्या घनत्व और जनजाति जनसंख्या में अंतर स्पष्ट रखना है। तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है। परंतु यदि हम घनत्व की बात करें, जनजातीय जनसंख्या घनत्व की, तो इसमें मध्य प्रदेश का स्थान 13वां आता है। प्रथम स्थान पर आता है मिजोरम राज्य, क्योंकि मिजोरम राज्य में जनजातीय जनसंख्या अधिक है, सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से ये फैक्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यदि हम 2000 इसी में देखिए, भारत की यदि हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या है वह देखिए 1,21,08,54,977। ये जो जनसंख्या है ये भारत की जनसंख्या है। इसका 8.6% भाग जनजाति जनसंख्या का। ये हम यहाँ पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं कि भारत देश की इतनी जनसंख्या का 8.6% भाग जनजाति है। और मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वह है 726,26,809। ये एक नहीं है, 726,26,809। तो इस प्रकार से यदि हम मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या हमारी है 1,53,16,784, और जो कि है 21.1%। ये हम देख चुके हैं, ये मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 21.1%। यदि हम मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या देखिए, मध्य प्रदेश की कुल जो जनजाति जनसंख्या है, जो कि देखिए जो मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या है जो कि 1,53,16,784, ये जो संख्या है ये क्या है, हमारे मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति जनसंख्या, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% है। अब यदि हम इनमें से बात करें तो इनमें से 6.8%, 6.8% जो जनसंख्या है यह गांवों में निवास करती है। कहाँ पर निवास 6.8% जो जनसंख्या है यह शहरों में निवास करती है। शहरी जनसंख्या अर्थात कुल जनजाति जनसंख्या का 6.8% है जो यह शहरों में निवास करती है। बाकी 93.4% जो जनसंख्या है जनजाति जनसंख्या, यह ग्रामीण है, गांव में निवास करती है। तो इस प्रकार से हमें ये जो डाटा है, ये जो फैक्ट हैं, ये याद रखने हैं कि मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 93.4% अर्थात अधिकांश जनजाति जनसंख्या ग्रामीण है, तो गांव में निवास करती है, और 6.8% जो जनजाति जनसंख्या है वह शहरों में निवास करती है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वह है धार। कौन सा जिला है? धार। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या जिस जिले में निवास करती है वह जिला है हमारा धार जिला। इस प्रकार से हमें ये याद रखनी है। और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला है भिंड। तो सबसे ज्यादा जो जनजाति जनसंख्या है वह धार में निवास करती है, और सबसे कम कौन से जिले में? भिंड जिले में निवास करती है। लेकिन यदि हम प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत का हमने अभी अर्थ समझा कि किस प्रकार से जनसंख्या और प्रतिशत में अंतर
हो सकता है। तो सर्वाधिक घनत्व या प्रतिशत वाला जिला अलीराजपुर है। तो देखिए, सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो तो धार जिले में निवास करती है, परंतु यदि हम प्रतिशत की बात करें तो अलीराजपुर में जो एसटी का प्रतिशत है अर्थात घनत्व है वह अलीराजपुर में सबसे ज्यादा है। और यदि हम सबसे कम प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो वह भी भिंड हो जाएगा, अर्थात जो भिंड जिला है, भिंड जिले में सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला जिला भी भिंड है और सबसे कम प्रतिशत या घनत्व वाला जिला भी भिंड ही है। और सर्वाधिक शहरी जनजाति जनसंख्या निवास करने वाला जिला भी भिंड है। भिंड में सबसे कम जनजाति निवास करती है और भिंड में सबसे कम प्रतिशत वाला भी जिला है जनजाति में। और भिंड में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है वह सबसे अधिक निवास करने वाला जिला कौन सा है? भिंड। शहरी जनजाति जनसंख्या, सर्वाधिक शहरी जनजाति जनसंख्या निवास करने वाला जिला कौन सा है? भिंड। परंतु सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, ग्रामीण जनजाति जनसंख्या वाला जिला यहाँ पर हो जाएगा जिला डिंडोरी। कौन सा जिला हो जाएगा हमारा? डिंडोरी। कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनजाति, ये हमें याद रखना है, ग्रामीण जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वह हो जाएगा डिंडोरी। चलिए, मध्य प्रदेश में यदि हम जनजातियों की संख्या की बात करें तो पहले मध्य प्रदेश में हुआ करती थी 46 जनजातियां। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में हुआ करती थी 46 जनजातियां, परंतु अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो जनजातियों की संख्या है वह है 43 जनजातियां, क्योंकि वर्ष 2003 में शासन द्वारा मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को जनजातीय श्रेणी से अलग कर दिया गया। वो 3 जनजातियां हमें याद रखनी है। ये 3 जनजातियां हैं पारधी, मीना और कीर। इन 3 जनजातियों को, पारधी, मीना और कीर को जनजातीय श्रेणी से अलग कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। देखिए, ये बात हमें याद रखना है कि यही जनजातियां अन्य राज्य में जनजाति की श्रेणी में आ सकती हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में इन 3 जनजातियों को जनजाति की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में जो जनजातियों की संख्या है वह है 43। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की कुल संख्या 43। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 3 जनजातियां जनसंख्या के आधार पर, तो यदि हम जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी 3 जनजातियों की बात करें तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है भील, उसके बाद गोंड और तीसरे नंबर पर आती है कोल। और मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी जो जनजाति है वह है कमार। कौन सी जनजाति है? कमार। तो जो कमार जनजाति है यह जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी जनजाति है और सबसे बड़ी जनजाति है भील। तो चलिए, इस प्रकार से हमने आज जनजातियों से संबंधित बहुत सारे फैक्ट देखे। कल से हम एक एक जनजाति देखेंगे। हम जनजातियों का भौगोलिक वितरण भी देखेंगे और इनसे जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान भी देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।